आपके इस संघर्षल जीवन में सबसे करीबी कौन रहा अब तक? एक तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पूरी फैमिली है, उसको आप एक कहना, पूरी फैमिली करीब रही है। क्या आपने कभी एनकाउंटर किया? इनकाउंटर शब्द तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं हो। पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा होता है या मीडिया का प्रेशर ज़्यादा होता है? मैं प्रेशर दोनों में किसी को प्रेशर नहीं मानता। सफलता जब कदम चूमती है तो कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष जरूर निकलता है। नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप, आप देख रहे हैं SVN टाइम्स। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, हापुड़ जिले के पुलिस कप्तान नीरज सिंह जादौन साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय देने के लिए। सर, हमारे कुछ सवाल होंगे और सर के कुछ जवाब होंगे। सर, पहला सवाल है कि महकमे से एक आवाज़ निकल के आती है, वैसे भी नॉर्मल, कि आप जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, ऊंचाइयों को छुआ है, और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, दर्शकों को एक आप थोड़ा सा बताइएगा अपने। मैंने 12th कानपुर से की है। मेरे दादाजी एक टेक्सटाइल मिल थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, उसमें कार्य करते थे। तो मेरी शिक्षा दीक्षा 12th तक कानपुर से हुई और उसके बाद मैंने IIT BHU से कंप्यूटर साइंस से BTech किया है। उसके पश्चात मेरी नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई थी और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस किया और फिर IPS में चयनित हुआ। ऐसी कौन सी वजह रही थी कि आपको 22 लाख रुपए का पैकेज छोड़ना पड़ा? पारिवारिक एक वजह थी, इसके बारे में अब तो थोड़ा सा संक्षेप में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। एक घटना हो गई थी फैमिली में, उसके बाद पूरा जो डिसीज़न था वो पूरा हम लोगों ने, फैमिली मेम्बर्स का भी उसमें था कि वो जॉब छोड़ के एक नया कैरियर चूज़ करना है, जो सिविल सर्विस स्पेशली IPS का। तो वो डिसीजन लिया गया मेरे द्वारा और फिर मेहनत की गई और भगवान की कृपा से उसमें सिलेक्शन हो गया। घर में, परिवार में और भी बाकी लोगों के आपकी सिलेक्शन के बाद क्या बदलाव आया? नहीं, कॉन्फिडेंस तो होता ही है, क्योंकि जिस गांव में मैं रहता हूँ मेरा अकेला परिवार है उस गांव में। तो पिताजी नहीं रहे तो उसके बाद मैं ही सबसे बड़ा था घर में। तो चेंजेस तो आता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि लगता है कि हम भी कर सकते हैं। अगर घर में एक मेंबर कर लेता है तो मेरे सभी भाई भगवान की दया से सब सेटल्ड हो गए। मुझसे छोटे जो भाई हैं दोनों इंजीनियर हैं, और सबसे छोटा हाई कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद में वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो बहन भी अब BLLB कर चुकी है, वो भी तैयारी कर रही है। तो सभी लोग कॉन्फिडेंट हैं और सभी लोग सेटल्ड हैं। एक सवाल है, क्या कभी इसको जैसे कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं कि क्या आपने IPS इंटरव्यू के दौरान साड़ू के भाई, क्या आपने कभी आपसे कभी पूछा, इस तरीके का सवाल पूछा गया कि साड़ू के भाई को क्या कहते हैं? ना, मुझसे नहीं पूछा गया। इस तरीके का अगर कोई सवाल ऐसे आता है, ये IPS के ही इस तरीके के सवाल होते हैं कि दौरान पूछे जाते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? केवल जवाब जानना चाहते हैं। उसमें तो मैं ये कहूँगा, अगर जवाब आता है तो दे दें, और अगर जवाब नहीं आता है तो उसको एडमिट कर लें कि मुझे उसका आंसर पता नहीं है। तो जैसे कि मुझसे एक इंटरव्यू के दौरान मुझसे भी कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था कि दक्षिण भारत में कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम किष्किंधा है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हम्पी के और किष्किंधा के बीच में तुंगभद्रा नदी, उसको क्रॉस करके जाया जाता है। माना जाता है कि किष्किंधा वही किष्किंधा है जिसका वर्णन रामायण और रामचरितमानस में है। तो मुझसे सवाल पूछा गया था कि जो पत्थर हैं किष्किंधा में, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, वो हनुमान जी खुद लाए थे क्या? तो इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं आपके टेस्ट करने के लिए कि आप, मतलब जो रूटीन क्वेश्चनेयर होता है इंटरव्यू में, उससे आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप उसका जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। तो यही इसी में से एक सवाल है ये कि साड़ू के भाई को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साड़ू के भाई का मुझे तो नहीं पता क्या कहते हैं। खैर कोई नहीं। अगला सवाल है, प्रदेश में कई जिलों के आप प्रशासन संभाल चुके हैं, लेकिन हापुड़ व बाकी जिलों में कोई अंतर महसूस हो रहा है? हाँ, अंतर है, क्योंकि ये मेरा पहला इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसके पहले मैंने अंडर ट्रेनिंग प्रयागराज में थी, SP अंडर ट्रेनिंग इलेक्शन के दौरान, विधानसभा के इलेक्शन थे। उसके बाद मैं अलीगढ़ में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर था, फिर बगल के ज़िले में मैं SP देहात था। हापुड़ में क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज है, सारे डिसीज़न मेरे डेस्क पे ही स्टॉप होते हैं, सारे डिसीजन मुझे लेने और पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ पुलिस। तो डिफरेंट अनुभव है ये, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिससे मैं अभी तक अछूता था, क्योंकि सारे डिसीजन, उतना प्रेशर नहीं आता था, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट हेड नहीं करते थे, आपके ऊपर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते थे, वो आपको बचाते थे, आपको प्रोटेक्ट करते थे। वो सब खत्म हो गया, तो वो सब चीज़ें अब महसूस हो रही हैं। तो एक लग रहा है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मेरे डिसीजन से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। तो वो सारा प्रेशर रहता है। तो एक नया अनुभव है और उसको पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मैं जस्टिफाई कर सकूं जो जिम्मेदारी दी गई है।
अगला सवाल है कि हापुड़ से गाजियाबाद और नोएडा बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ से जो अपराधी है बिल्कुल भागने का प्रयास भी करता और भाग भी जाते हैं। ऐसी क्या रणनीति बनाई है आपने उनको लेके? जैसे जब मैं आया ही था तो क्या होता है कि हाईवे में हमारा जो हापुड़ में जो हमारे हाईवेज़ हैं बहुत लंबे हैं। जो गाज़ियाबाद से बॉर्डर पड़ता है छिजारसी टोल के उस तरफ से लेके फिर गंगा जी तक हमारा एक हाईवे पड़ जाता है। दूसरा मेन रोड हमारा पड़ जाता है मेरठ से जो फिर बुलंदशहर जाता है। बीच में हमारे पास शायद ही हापुड़ एकमात्र ऐसा जनपद है शायद पूरे यूपी में जिसमें तीन टोल हैं। नहीं, अमूमन गाज़ियाबाद में भी 1 या 2 टोल हैं, गौतम बुद्ध नगर में भी 1 या 2 टोल। तो टोल का भी अलग रहता है। तो हमने रात्रि पुलिसिंग कर रखी है। तो हापुड़ के जो मेन अपराधी थे वो तो हम लोगों ने पहले ही उनको पकड़ लिया था। हम लोगों ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई थी। जो पड़ोसी जनपद के अपराधी होते हैं वो अपराध करते हैं क्योंकि भागने में आसानी होती है। भागने में जो जैसे जो मेरठ का अपराधी है, बुलंदशहर का अपराधी है, बीच में हापुड़ पड़ता है। तो अगर वो बुलंदशहर में घटना कर रहा है तो हापुड़ से होकर निकलेगा। गाज़ियाबाद और नोएडा में घटना कर रहा है तो वो भी हापुड़ होकर निकलता है मेरठ जाने के लिए, बुलंदशहर जाने के लिए या फिर अमरोहा जाने के लिए। तो रात्रि में हम लोगों ने स्पेशल इस पर फोकस कर रखा है। टोल पे हम लोग चेकिंग करा देते हैं जब भी कोई सूचना होती है। और जब भी कोई सूचना हमें पड़ोसी जनपदों से मिलती है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई छिजारसी से कोई गढ़ जाना चाह रहा है तो 50-55 किलोमीटर का एरिया है, लगभग 40-50 मिनट लगते हैं रात में। तो अगर हमें जब भी सूचना मिलती है तो हम अलर्ट कर देते हैं, टोल पे चेकिंग शुरू कर देते हैं। उसमें कई बार हम लोगों ने रंगे हाथों लोगों को पकड़ा भी है, अपराधियों को पकड़ा भी है, हथियार भी बरामद किए, हम लोगों ने शराब भी बरामद की है। वो आसपास के जनपदों में जो घटना होती है वो उस पर हम लोगों ने काम भी किया और अपराधी पकड़े भी हैं जिन्होंने पड़ोस के जनपद में घटनाएं की थी। चाहे वो अलीगढ़ में घटना उन्होंने की हो, चाहे बुलंदशहर में की हो, चाहे मेरठ में की हो, हापुड़ में की हो या फिर गाज़ियाबाद नोएडा में की हो। अपराधी निकलने में भी सफल रहा है। हाँ, जो पकड़े जाते हैं हमें उसी के बारे में पता चलता है हमने पकड़ लिया। जिसको हम पकड़ नहीं पाते उसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता। क्योंकि रात को जो हाईवे पेट्रोलिंग है, हाईवे पुलिसिंग, वो बड़ा रिस्की अफेयर होता है। क्योंकि रात में अमूमन जो ट्रक होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो रात में कई लोग शराब पी के भी गाड़ी चलाते हैं। वो हाईवे पे उनको रोकना रात में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा एक सब इंस्पेक्टर था, बड़ा बहादुर सब इंस्पेक्टर था, सचिन राठी, जो पिछले हफ्ते उनकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, हाईवे पर ही एक्सीडेंट। तो बड़ा रिस्की अफेयर रहता है। हम लोग रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और फिर हम कार्रवाई करते हैं कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो उसमें। तो उन्हीं जगह पे हम लोग रुकवाने का प्रयास करते हैं जहाँ पे टोल हो, जहाँ पे उनको रोका जा सके, उनकी स्पीड कम की जा सके। लेकिन अननेसेसरी रिस्क लेने से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। खैर, अगला सवाल है कि राजनीतिक गलियारों में यूपी पुलिस को ठोक देने वाला बल कहा जाता है, कहा जा रहा है, क्या जवाब है इसमें आपका? मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि अगर हम पे कोई फायरिंग करता है, हम पे कोई हमला करता है, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि कानून के दायरे में रह के उस पर हम कार्रवाई करें, उसको हम पकड़ें और जो भी कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं वो हम करेंगे, कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई। तो उसमें पुलिस एंगेजमेंट हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई हम दिमाग में हमारा माइंडसेट नहीं है कि हमें किसी को ठोकी देना है। कानून के अंतर्गत, कानून की मर्यादा के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक क्यूरियोसिटी है लोगों के दिमाग में कि आपके महकमे में कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है इस महकमे पर। क्या आपको तो 8-9 साल के करीब हो चुके हैं इस दौरान, क्या ऐसा कभी महसूस किया? लगभग 5 साल हुए हैं। नहीं, मैंने महसूस नहीं किया। नहीं, आप 2013 मैं 15 बैच का हूँ। हाँ, सॉरी, 15 बैच के हैं। तो मैंने तो महसूस नहीं किया। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई सरकारी कर्मचारी होता है वो, ये केवल एक अफवाह है या वहम है? मतलब नहीं, अफवाह वहम नहीं है। क्या होता है कि सबका अपना अपना स्टेक होता है। जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनकी अलग वो एक्सपेक्टेशन रहती है पब्लिक से, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुन के आते हैं। उन्हें बहुत सारे काम अपने 5 साल के अंतर्गत करने पड़ते हैं। उनके ऊपर भी उनके कार्यकर्ताओं का प्रेशर रहता है। पब्लिक जाती है सुनवाई के लिए। कई बार पब्लिक ऐसी डिमांड कर लेती है कि जन सुनवाई फ़ोन करते हैं। तो अगर जनप्रतिनिधि फ़ोन करते हैं, अगर आप उनको बता दें कि क्या स्थिति है, तो वो मान जाते हैं, कन्विंस भी हो जाते हैं। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि लोकल लेवल पे थाने पे कोई शिकायत आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो आरोपित, जो अभियुक्त पक्ष होता है, उसकी सुनवाई तो होती नहीं क्योंकि वो अभियुक्त है, तो वो ऊपर जाता है। तो एक स्टोरी अपनी रखता है ऊपर नेताओं के पास, पॉलिटिकल मास्टर्स के पास, उनको बताता है कि पुलिस ने गलत किया। वो हमसे क्रॉस चेक करते हैं। जब हम बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये खुद अपराधी है, इसने खुद गलत कार्य किया, तो फिर मान जाते हैं वो लोग। कभी पॉलिटिकल पैसे प्रेशर अभी महसूस हुआ है? पॉलिटिकल, देखिए जॉब ही ऐसी है कि इसमें आपको फ़ोन आपके पास आएंगे, आपसे गलत काम करवाने के लिए भी कहा जा सकता है। हालांकि मुझसे नहीं कहा गया,
लेकिन आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि स्थिति क्या है। अगर आप सही से स्थिति प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो फिर कोई प्रश्न नहीं होता। खैर, अगला सवाल है, आपका एक ट्वीट वायरल हुआ था जब आप गाज़ियाबाद में थे अक्षय सांगवान हत्याकांड को लेकर। उसमें ऐसा क्या था, आपने सिस्टम को लेके सवाल खड़े कर दिए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। अब उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो अलग जनपद का केस है वो। गाजियाबाद में सीए के दौरान आपने प्रोटोकॉल से बाहर जाकर दंगाइयों को खदेड़ा, ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ी? उसमें भी मतलब तो काफ़ी समय हो गया, फरवरी सीए के दौरान, जब फरवरी 2020 की बात। कुछ नहीं, हम लोग अपने सामने किसी को मरते नहीं देख सकते थे। हम लोगों ने देखा कि दंगाई आ रहे हैं, बच्चों को मार सकते हैं, परिवार बेचारा, छत पे बच्चे थे, उनकी माताएं होंगी, पुरुष थे, वो हम लोग को देख रहे थे। हम लोग हालांकि यूपी में थे, हम लोग वो दिल्ली में थे, मेन वही बात, आपने प्रोटोकॉल से बाहर जाके लेकिन वो हमको देख रहे थे तो वो ये समझ के नहीं देख रहे थे कि हम यूपी की पुलिस है। वो हम लोग को ये समझ के देख रहे थे कि हम पुलिस, हम लोगों ने खाकी पहन रखी है। अगर हम उस टाइम क्रॉस नहीं करते तो उनका जो विश्वास था पुलिस पे, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। तो विश्वास को कायम करने के लिए और उससे बढ़कर उनकी जान को बचाने के लिए हम लोगों ने वो डिसीज़न लिया, और पूरा भगवान का पूरी कृपा रही कि हम लोग डिसीजन में कामयाब रहे, हम लोगों ने उनकी जान बचा ली। भविष्य में अगर ऐसी अभी कभी आवश्यकता पड़ती है तभी प्रोटोकॉल? बिल्कुल, जान बचाना से बड़ा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हम लोगों ने जो शपथ ली है, हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उसमें यही है कि हम लोग को जान बचानी है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, उनकी वैल्यूज़ की जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उनका पालन करना है। इसके लिए प्रोटोकॉल, आम आदमी तो हम हैं ही। अगर यूपी में हम पुलिस वाले हैं, दिल्ली में हम क्रॉस कर रहे हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम क्रॉस कर ही सकते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम बचा ही सकते हैं अपने साथी नागरिक को। एक सवाल निकल के आता है कि एनकाउंटर डेली कहीं से आ जाती है, उस ज़िले में एनकाउंटर हुआ, फलाने प्रदेश में एनकाउंटर हुआ, ये ट्रेंड चल गया है। क्या आप इसको, एनकाउंटर को सही मानते हैं या अपराधी को मौका दिया जाना चाहिए? इसमें मैं आपको एक कहूँगा कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, अगर आप क्राइम रेट को कंपेयर करेंगे, आप लंदन के क्राइम रेट को कंपेयर करिए। मैंने अभी हाल में ही देखा था, मैं देखता रहता हूँ। लंदन में लगभग 100 के ऊपर मर्डर हुए थे 2020 में, और लंदन के ही समकक्ष मैं मानता हूँ एनसीआर रीजन को, लंदन से कमी आबादी होगी, और क्योंकि कहा जाता है कि क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो गाज़ियाबाद में मर्डर करीब बहुत कम हुए थे, उससे लगभग 60 या 70% हुए थे, जबकि कहा जाता है गाज़ियाबाद में क्राइम बहुत ज़्यादा है। उसी तरह यूएस में आप देखना कि यूएस में बहुत ज़्यादा जो पुलिस होती है वेपन फ्रेंडली होती है, गोली चला देती है, लोग मर भी जाते हैं उसमें। हर जगह ऐसा होता है। और यूपी की आवश्यकताएं कुछ अलग हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्राइम भी बहुत ज़्यादा है, तो इनकाउंटर एज ए पॉलिसी मेजर नहीं है कि पुलिस मतलब ऐसे दिमाग में चलती है वो बना के कि हमें गोली मारनी है। कई बार क्या होता है, रात में या दिन में लोग हथियार लेके चलते हैं, चेकिंग के दौरान वो फायर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास हथियार है, पुलिस पकड़ेगी तो हमें जेल जाएगी। जेल जाने से बचने के लिए वो फायर करते हैं, तो पुलिस को भी फायर करना पड़ता है अपने बचाव के लिए, उसमें उनको गोली लग जाती है। कई बार नहीं भी लगती, ऐसा नहीं है कि हर पुलिस मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी, ऐसे कई केस हुए जिसमें गोली नहीं भी लगी है, पुलिस ने पकड़ा है, उनको सुरक्षित पकड़ा है, उनको पहुंचाया है, और फिर गोली लगने के बाद भी पुलिस ही उनको अस्पताल भेजती है जहां उनकी जान बचती है। अगर पुलिस अस्पताल ना भेजे तो उसको मारना ही हो तो फिर क्यों अस्पताल भेजे, ब्लीडिंग उनकी डेथ हो सकती है उसी टाइम। खैर, हैदराबाद कांड या निर्भया जैसे कांड आपके कार्य क्षेत्र में होते हैं, आपके एरिया में होते हैं, क्या आपकी भी भविष्य में गाड़ी पलट सकती है? नहीं, गाड़ी क्यों पलटेगी? गाड़ी भी पलटती है तो एक्सीडेंटल पलटी थी गाड़ी जो भी था। हमारे यहाँ भी कुछ केस हुए थे। यहाँ पे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी 18 फरवरी को। बहुत छोटी बच्ची थी, हम लोग मतलब सोए नहीं। लगता है कि फिर बच्ची को देख के लगता है कि हमारी अपनी बच्ची भी हो सकती है, तो पूरी फोर्स, ऐसा नहीं कि मैंने खुद, मेरी पूरी टीम, पूरे जनपद के सभी अधिकारी, पूरी टीम रात भर लगी रही बगैर सोए। किसी ने कंप्लेन तक नहीं किया, किसी ने खाने की बात नहीं की, किसी ने ये भी नहीं कहा कि मुझे चाय पीना है, पानी पीना है। पूरी टीम लगी रही, हम लोगों ने दिन रात मेहनत की, हम लोगों ने पकड़ लिया उसको, कार्रवाई की गई उस पर, और जल्दी हम उसमें चार्जशीट लगाएंगे, सज़ा दिलवाएंगे उसको। उसी तरह गैंगरेप की एक घटना हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने बगैर सोए सब कुछ किए, 48 घंटे के अंदर पूरे गैंग को पकड़ लिया, ऑटो सहित। उस पर भी हम लोग चार्जशीट जल्द लगाएंगे, कन्विक्शन करेंगे। अभी हमने बीच में कई कन्विक्शन भी कराए। अभी कल ही एक कन्विक्शन हुआ है, गैंगरेप 2 बच्चियों का हुआ था 2016 में, पिलक हुआ थाना क्षेत्र में। उसमें 2 लोगों को अभी कल माननीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। उसके पहले भी सिंभावली में सज़ा सुना चुके हैं। तो वो प्रयास हमारा रहता है कि जल्दी से हम लोग चार्जशीट लगाएं, उसके पहले विवेचना अच्छी करें हम लोग
साक्ष्य अच्छे से जुटाएं, साइंटिफिक साक्ष्य जुटाएं, उसके बाद उनका कन्विक्शन कराएं, पूरा फोर्स लगा दें, पूरा हम लोग पूरा जितनी भी हमारी ताकत है वो लगा दें कि जल्दी से कन्विक्शन हो। किसान आंदोलन के दौरान हापुड़ में जो आंदोलन था वो बेअसर दिखा। इसका वैसे सीधा असर जो श्रेय है वो आपको ही जाता है, लेकिन क्या आपका किस तरह की रणनीति रखते हैं आप? रणनीति, किसान भाई हैं, मैं भी, मेरे पिताजी भी किसान थे और मैं भी गांव जाता हूं तो अपने खेत देखने ज़रूर जाता हूं। मेरे पिताजी कहा करते थे गांव आओ तो अपने खेत ज़रूर देखो, अपनी ज़मीन ज़रूर देखो। खेत वेट करते रहते हैं कब उनका मालिक आएगा, कब उनको देखेगा। तो किसान आते हैं तो अपने आप वो टच हो ही जाता है, क्योंकि आप उस पृष्ठभूमि से आते हो तो अपने आप आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने सारी चीज़ें देखी होती हैं, उनकी समस्याओं से आप अच्छे से वाकिफ़ होते हो। तो जब उनकी लैंग्वेज में आप बात करते हो तो किसानों को लगता है कि ये हमारे बीच का ही कोई अधिकारी बना बैठा है, तो आपकी बात मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ बवाल नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा कोई घटना नहीं हुई, सभी लोगों ने बात मान ली। जितना भी इन्होंने हाईवे जाम किया था या फिर टोल पे इन्होंने कुछ किया था, तुरंत मान गए वो लोग। 10-15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम उन्होंने कहा। कहीं ना कहीं आपकी ट्यूनिंग को वो पहचानते हैं? ट्यूनिंग क्या, वो समझते हैं कि उनकी बात सुनते हैं, वो मेरी बात सुनते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूँ, तो कहीं कुछ विरोध की बात रहती ही नहीं है, आराम से सहमति से बात बन जाती है। आने वाले चुनाव में पंचायत चुनाव है, ये निष्पक्ष व शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? उसमें तैयारी हम लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं गांव में उनको चिन्हित किया जा रहा है। बीट कांस्टेबल्स को हम लोगों ने ब्रीफ कर दिया है कि अपनी बीट में जाएं, गांव में जाएं, चेक करेंगे किस तरह के लोग हैं, गांव वालों से बातचीत करें कि कौन दबंग प्रवृत्ति का है, तो उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको पाबंद किया जाए। साथ ही साथ उसमें ये भी है कि जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाई जिस लेवल की बनती है वो की जाए। जो अपराधी हैं उन गुंडा के तहत कार्रवाई की जाए, गैंगस्टर लगाया जाए, उनके जो जमानत पे रहे उनकी जमानत कैंसिल कराई जाए। तो वो सारी कार्रवाई हो रही हैं। और उसके बाद गांव का चिन्हीकरण करना, मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण करना कि किस स्तर के मतदान केंद्र हैं जिससे हम लोग आवश्यक फोर्स लगा सकें, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। एक रैपिड फायर है, इसमें आपको केवल एक शब्द में जवाब देना होगा। पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा होता है या मीडिया का प्रेशर ज़्यादा होता है? अगर आप मानो तो एक शब्द में। मैं प्रेशर, दोनों में किसी को प्रेशर नहीं मानता इसमें। बस एक तब भी एक जो परसेंटेज अगर मान लेते हैं, मीडिया प्रेशर मैं कहूँगा हो जाता है। मीडिया प्रेशर, उसका कारण मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक शब्द में आंसर उसका सही उचित नहीं है। उसका आंसर ये है, कई बार क्या होता है कि अगेन मीडिया का मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, केवल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ अपने मीडिया भाइयों को, कि कोई आदमी अपनी तहरीर लेकर आया या कोई व्यक्ति मेरे ऑफिस आया, डीएम साहब के ऑफिस आया या फिर थाने ऑफिस आया, उसने कहा कि मेरे साथ ये हो गया है। ये महज एक आरोप है जो वो लगा रहा है, उसकी एक शिकायत है। ज़रूरी नहीं वो शिकायत सही हो। हमारे कई मीडिया बंधु, उसमें कई लोग तो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसकी बाइट लेके वायरल कर देंगे और कह देंगे कि पुलिस सुन नहीं रही है, पुलिस ये नहीं कर रही है। केवल ये होता है कि अगर वही एक व्यक्ति, मीडिया वाले उसी व्यक्ति के आरोप लगा दे कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या यही प्रतिक्रिया रहेगी, क्या वीडियो उसको वायरल करेंगे? तो ये थोड़ा कभी इसमें काफ़ी प्रेशर बन जाता है। हमारे थाना प्रभारी काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ अब जो जिस तरह से तहरीर आती है, जिस तरह से वीडियो बाइट बनती है, बड़ा सनसनी फैलाने ऐसे आरोपों में पुलिस को एकदम घसीट दिया जाता है, कहा जाता है वो हो सकता है निष्पक्ष जांच कर रहा है, उसके बावजूद भी। बिल्कुल, कई केस हुए हैं, एक नहीं कई केस होते हैं। तो उसमें प्रेशर हो जाता है कि हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है कि भले मीडिया में चल रहा है कुछ भी, हमें निष्पक्ष कार्रवाई करनी है। हमें दबाव में आके किसी निर्दोष आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करनी हो, निर्दोष आदमी को हम लोग जेल ना भेजें। और कई बार क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर होता है, 2-3 दिन। कई बार क्या होता है, कई केस ऐसे हुए, एक नहीं, अक्षय सांगवान वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि उसमें जो और भी कई केस हुए हैं कि आप जो नेम्ड FIR करते हो उसमें कुछ लोगों को आप नेम्ड करा देते हो, पता चलता है कि वो घटनास्थल पर थे ही नहीं, और मीडिया प्रेशर बनाना पहले दिन से ही चालू करता है। तो एक तो ईजी वे आउट ये है कि आप उनको उठा के बंद कर दीजिए, मीडिया प्रेशर ख़त्म। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। जब तक आपके पास साक्ष्य ना हो तब तक आप किसी गिरफ्तारी ना करें। गिरफ्तारी तभी करें जब आवश्यक हो। कई जो छोटी मोटी धाराएं होती है उसमें भी गिरफ्तारी नहीं। इस बीच में कभी निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं निर्दोष लोग, कई बार आपकी तो कोशिश रहती है, मगर क्या हाथ बंद जाते हैं? क्या नहीं, हाथ तो नहीं बनते। कई बार क्या होता है कि अब जैसे कि कुछ केस ऐसे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, कि एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई। अब पब्लिक ने पूरा रोड जाम कर दिया। अब ये एक्सीडेंट
304A का केस होता है जिसमें गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। आप गिरफ्तार करके भी ले जाओगे तो भी उसको कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है उसे। अब पब्लिक कई बार, जैसे कि गाज़ियाबाद में भी एक केस हुआ था कि वो कह रही थी 302 का मुकदमा लिखिए, और पब्लिक इतना प्रेशर, सैकड़ों की संख्या में भीड़, पूरा रोड जाम कर देते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है आप क्या करना है, आपको क्या नहीं करना। कई बार आप लिख भी देते हो 304 मुकदमा, फिर उसको धाराएं आप 304 कर देते हो। तो वो चीज़ें होती हैं, आपको बैलेंस बना के चलना होता है। लेकिन हमेशा यही रहता है, बॉटम लाइन यही रहती है कि किसी भी निर्दोष आदमी के खिलाफ कोई मतलब अन्याय ना हो, उसके साथ न्याय करना चाहिए, तो वो चीज़ रहती है। लेकिन प्रेशर तो रहता है। कहीं ना कहीं परसेंटेज रेस्क्यू है वो है, निर्दोषों को भी जो फंसाया जाता है उसका भी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जाएगा। उसी में मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, केवल पुलिस नहीं है, इसमें सभी हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मीडिया को क्योंकि चीज़ें पता होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो वायरल होती हैं चीज़ें मीडिया को पता नहीं होती। मीडिया को हर चीज़ पता होती है, कौन गलत है कौन सही है। लेकिन फिर भी कुछ, मैं कहूँ बहुत ही कम लोग हैं वो वायरल कर देते हैं। कुछ लोग सनसनी करने के लिए करते हैं, कुछ लोग टीआरपी के लिए करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं जो बिल्कुल सच्चाई से एकदम परे होती हैं। रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी एनकाउंटर किया? इनकाउंटर शब्द तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं हो। तो गिरफ्तारी के दौरान अगर वो गोली चलाता है तो उसको कंट्रोल करने का, उसको नियंत्रण में रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। आत्मरक्षार्थ हम लोग गोली हम लोग को चलानी पड़ती है, तो उसको आप इनकाउंटर कहें तो अलग बात है। इनकाउंटर नहीं है, वो आवश्यक बल प्रयोग है उसकी गिरफ्तारी के लिए। आपके इस संघर्षल जीवन में सबसे करीबी कौन रहा अब तक? कोई एक तो नहीं, सभी मेरी। कोई एक नाम जो सबसे ज़्यादा करीबी रहा हो? एक तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पूरी फैमिली है, उसको आप एक कह लें, पूरी फैमिली करीब रही है। खैर, अगला सवाल है, आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कहीं ना कहीं जहन में हो, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू के हो, न्यू मॉडल हो? अमिताभ बच्चन ही कहूँगा, लेकिन अब तो बहुत दिनों से मैंने कोई फिल्म भी नहीं देखी है। अमिताभ बच्चन ही कहूँगा। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है, और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित में भी। ओके, पता नहीं। अगला सवाल है, भविष्य में अगर आप पर कोई बायोपिक फिल्म बनती है तो आप क्या चाहेंगे, आपका हीरो का रोल कौन अदा करे? मैं नहीं चाहता कोई फिल्म बने, बस इतना चाहता हूँ कि बस इसी तरह काम करता रहूँ। बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई फिल्म बने, इतना भी मतलब नहीं किया है कि फिल्म बन सके, लेकिन प्रयास रहेगा। क्योंकि जिस तरीके की आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं निकल के आती हैं, इसी तरीके की रियल में वो दिखाना चाहते हैं ना। ना, फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहूँगा, ऑनेस्टली नहीं चाहूँगा। नहीं, अगर मैंने सवाल जो था वो ये है कि मतलब कि अगर कोई बने तो हीरो का रोल कौन अदा करे, ऐसा कोई है, ऐसा कोई हीरो?